आज हम क्लास 10 विज्ञान के ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हर जगह है। मतलब आपके फोन चार्जर में, घर की वायरिंग में और यहाँ तक कि आसमान में चमकने वाली बिजली में भी। विषय है ओम का नियम और विद्युत प्रतिरोध। बिल्कुल। और हमारा लक्ष्य इसे सिर्फ परीक्षा के लिए रटना नहीं, बल्कि सच में समझना है, ताकि ये हमेशा के लिए याद रहे। अच्छा, तो एक सवाल से शुरू करते हैं जो मैंने हमेशा सोचा है। जब हम फोन चार्ज करते हैं तो जो अडेप्टर होता है वो तो गर्म हो जाता है, पर उससे जुड़ी केबल वो उतनी गर्म नहीं होती। जबकि बिजली तो दोनों में से एक ही जितनी जा रही है। फिर ऐसा क्यों होता है? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब आज की हमारी पूरी चर्चा के केंद्र में है। सारा राज छिपा है प्रतिरोध में, और उस प्रतिरोध को समझने की चाबी है ओम का नियम। अच्छा, तो चलिए इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये बिजली यानी करंट आखिर है क्या। ठीक है, तो एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। विद्युत धारा या जिसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ये क्या चीज़ है? अगर मैं बिल्कुल सरल शब्दों में कहूँ तो ये आवेश के बहने की दर है। आवेश के बहने की दर? हाँ, आप ऐसे सोचिए कि एक तार एक पानी के पाइप जैसा है और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पानी की तरह बह रहे हैं। ओके। तो किसी एक जगह से एक सेकंड में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स गुजरेंगे, हम कहेंगे कि करंट उतना ही मजबूत है। इसका एक सूत्र भी है, I इज इक्वल टू क्यू टी। I इज इक्वल टू क्यू टी, जहाँ I करंट है, Q आवेश है और T समय, और इसे हम एम्पियर में नापते हैं, है ना? एकदम सही। इसका एसआई मात्रक एम्पियर ए है। तो जब आप सुनते हैं कि कोई चार्जर 2 एम्पियर का है, तो इसका मतलब बस यही है कि वो एक निश्चित मात्रा में आवेश हर सेकंड भेज रहा है। समझ गया। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन अपने आप तो नहीं बहते होंगे? मतलब कोई तो होगा जो उन्हें धक्का देता होगा। यहीं पर वोल्टेज या विभवांतर की बात आती है। बिल्कुल सही पकड़ा। विभवांतर, जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस या सीधी भाषा में वोल्टेज भी कहते हैं, वो एक तरह का विद्युत दबाव है। दबाव? जी, जो इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह धकेलता है। जैसे पानी को बहाने के लिए एक ढलान चाहिए होती है, ऊंचाई का अंतर चाहिए होता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉनों को बहने के लिए वोल्टेज का अंतर चाहिए। अच्छा, इसकी तकनीकी परिभाषा है एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे तक ले जाने में किया गया कार्य, और इसका एसआई मात्रक होता है वोल्ट वी। तो अब हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो बहने वाले इलेक्ट्रॉन यानी करंट, और दूसरा उन्हें बहाने वाला दबाव यानी वोल्टेज। अब ओम का नियम कहाँ आता है इसमें? यहीं से कहानी दिलचस्प होती है। जॉर्ज ओम ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज की। उन्होंने देखा कि ज्यादातर चालकों में अगर आप वोल्टेज मतलब दबाव को बढ़ाते हैं तो करंट यानी बहाव भी ठीक उसी अनुपात में बढ़ जाता है। अच्छा, मतलब अगर वोल्टेज को डबल करेंगे तो करंट भी डबल हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल। दोनों में एक सीधा रिश्ता है। गणित की भाषा में हम इसे कहते हैं V प्रोपोर्शनल टू I। V इज प्रोपोर्शनल टू I। जी, लेकिन इसके साथ एक बहुत जरूरी शर्त है जिसे भूलना नहीं है। वो शर्त है कि चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे कि तापमान स्थिर रहनी चाहिए। तापमान स्थिर रहना चाहिए, ये शर्त क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर तापमान बदलता है तो तार का व्यवहार भी बदल जाता है और फिर ये सीधा वाला रिश्ता कायम नहीं रहता। अब देखिए, जब हम इस समानुपाती यानी प्रोपोर्शनैलिटी के चिन्ह को हटाकर बराबर का चिन्ह लगाते हैं तो हमें एक नियतांक, एक कांस्टेंट रखना पड़ता है, और वही नियतांक है R। तो हमारा जादुई सूत्र बनता है V इज इक्वल्स टू आई आर। V इज इक्वल्स टू आई आर। R मतलब रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। लेकिन एक मिनट, अगर V इज इक्वल्स टू आई आर है तो हम इसे R इज इक्वल्स टू वी आई भी तो लिख सकते हैं। जी, लिख सकते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर मैं वोल्टेज बढ़ाऊं तो रेजिस्टेंस को कम हो जाना चाहिए। ये गणित मुझे थोड़ा सा उलझा रहा है। नहीं, ये एक बहुत ही आम और एक बहुत अच्छा सवाल है। देखने में ऐसा ही लगता है पर ऐसा है नहीं। यहाँ आपको समझना होगा कि R एक नियतांक है। अच्छा। इसका मान उस तार के लिए फिक्स है, वो वोल्टेज या करंट बदलने से नहीं बदलता। V बराबर IR का मतलब है कि V और I का जो अनुपात है वो हमेशा R के बराबर रहेगा। अगर आप V को 2 गुना करेंगे तो I भी खुद ब खुद 2 गुना हो जाएगा, ताकि उनका अनुपात यानी R वही का वही रहे। अब समझ आया।
तो आर वोल्टेज या करंट से नहीं बदलता, बल्कि आर ये तय करता है कि किसी दिए गए वोल्टेज पर कितना करंट बहेगा। बिल्कुल। तो फिर ये प्रतिरोध असल में है क्या? आपने से स्पीड ब्रेकर जैसा कुछ कहा था शुरू में। हाँ, बिल्कुल। विद्युत प्रतिरोध यानी आर चालक का वो गुण है जो अपने अंदर से बहने वाले करंट का विरोध करता है, उसे रोकता है। रोकता है। जी, जब इलेक्ट्रॉन तार से गुजरते हैं तो वो तार के परमाणुओं से लगातार टकराते रहते हैं। ये टकराव उनके बहाव को धीमा कर देता है, ठीक वैसे ही जैसे सड़क पर एक स्पीड ब्रेकर गाड़ी की रफ्तार को कम कर देता है। और इसका एसआई मात्रक ओम है। जी, जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज ओम के सम्मान में। तो अगर प्रतिरोध एक स्पीड ब्रेकर है, तो क्या हम स्पीड ब्रेकर को अपनी जरूरत के हिसाब से छोटा या बड़ा बना सकते हैं? मतलब एक तार का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये 4 मुख्य बातों पर निर्भर करता है। पहला, तार की लंबाई। लंबाई। तार जितना लंबा होगा, इलेक्ट्रॉनों को उतना लंबा सफर तय करना पड़ेगा। ज्यादा टकराव होंगे तो लंबा तार मतलब ज्यादा प्रतिरोध। ठीक है, आर प्रोपोर्शनल टू एल। दूसरा, तार की मोटाई यानी उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। तार जितना मोटा होगा, इलेक्ट्रॉनों को गुजरने के लिए उतनी खुली सड़क मिलेगी। टकराव कम होंगे तो मोटा तार मतलब कम प्रतिरोध। मतलब आर मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती है। हाँ, आर प्रोपोर्शनल टू 1a। सही। तीसरा है पदार्थ की प्रकृति। हर पदार्थ का अपना अलग स्वभाव होता है। जैसे तांबे का प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसलिए वो बिजली के तार बनाने के लिए अच्छा है। और चौथा है तापमान। ज्यादातर धातुओं का तापमान बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बड़ी बड़ी हाई टेंशन पावर लाइनें होती हैं, उन्हें मोटा इसीलिए बनाया जाता है ताकि उनका प्रतिरोध कम रहे और बिजली का नुकसान कम से कम हो। क्या बात है, आपने बिल्कुल सही कनेक्शन जोड़ा। यही वजह है। इन्हीं सभी कारकों को मिलाकर एक और सूत्र बनता है, R = रो एल ए। इसमें ये नया अक्षर आ गया, रो, जिसे रो कहते हैं। ये प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी है ना? जी, ये प्रतिरोध से कैसे अलग है? ये एक बहुत सूक्ष्म लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। देखिए, प्रतिरोध रेजिस्टेंस जो है वो पूरे तार का गुण है, जो उसकी लंबाई और मोटाई पर भी निर्भर करता है। लेकिन प्रतिरोधकता उस पदार्थ का अंदरूनी गुण है जिससे वो तार बना है। अच्छा, मतलब ये पदार्थ का डीएनए जैसा है। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। मतलब अगर मेरे पास एक पतली तांबे की तार है और एक मोटी तांबे की रॉड, तो दोनों का प्रतिरोध तो अलग अलग होगा। हाँ, क्योंकि मोटाई अलग है। पर उनकी प्रतिरोधकता बिल्कुल एक जैसी होगी। क्योंकि दोनों बने तो तांबे से ही हैं। एकदम सही। प्रतिरोधकता बस यह बताती है कि कोई पदार्थ करंट के बहाव का कितना विरोध करता है, चाहे उसका आकार कुछ भी हो। इसका एसआई मात्रक ओम मीटर यानी ओम मीटर है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो जो टोस्टर के अंदर तार गर्म होकर लाल हो जाता है, उसकी प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा होगी। बिल्कुल। उसे जानबूझकर नाइक्रोम जैसे पदार्थ से बनाया गया है, जिसकी प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा होती है, ताकि वो करंट का विरोध करे और गर्मी पैदा करे। वाह, मतलब ये जानना भी जरूरी है कि नियम कहाँ काम नहीं करता। चलिए अब इसे थोड़ा और व्यावहारिक बनाते हैं। जब हम एक से ज्यादा प्रतिरोधों को एक सर्किट में जोड़ते हैं तो क्या होता है? उन्हें जोड़ने के 2 मुख्य तरीके हैं। एक है श्रेणी क्रम यानी सीरीज, और दूसरा है पार्श्वक्रम यानी पैरेलल। ठीक है, पहले श्रेणी क्रम की बात करते हैं। श्रेणी क्रम में हम प्रतिरोधों को एक के बाद एक ही लाइन में जोड़ते हैं, जैसे ट्रेन के डिब्बे। एंड टू एंड। जी, इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि करंट के बहने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, इसलिए हर प्रतिरोध में से समान करंट गुजरता है, लेकिन वोल्टेज हर प्रतिरोध पर बढ़ जाता है। और कुल प्रतिरोध? कुल प्रतिरोध निकालने के लिए हम सबको सीधा जोड़ देते हैं। R total = R1 + R2 + R3। इसका कोई रोजमर्रा का उदाहरण, जैसे दिवाली की लड़ियां? हाँ, पुराने जमाने की जो लड़ियां आती थीं, अगर उनका एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो पूरी लड़ी बंद हो जाती थी, क्योंकि करंट का रास्ता ही टूट जाता था। समझ गया। और दूसरा तरीका पार्श्वक्रम या पैरेलल? पार्श्वक्रम पैरेलल में हम सभी प्रतिरोधों के सिरों को 2 कॉमन पॉइंट्स के बीच जोड़ते हैं। इससे क्या होता है कि करंट को बहने के लिए एक से ज्यादा रास्ते मिल जाते हैं। अच्छा। हमारे घरों की सारी वायरिंग इसी तरीके से होती है। इसकी खासियत ये है कि हर रास्ते पर वोल्टेज समान रहता है, लेकिन करंट हर रास्ते में बढ़ जाता है। और यहाँ कुल प्रतिरोध का सूत्र क्या है? यहाँ सूत्र थोड़ा उल्टा है। 1/R total
इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और एक मजेदार बात यह है कि इस तरीके से जुड़ने पर कुल प्रतिरोध हमेशा सर्किट के सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम होता है। इसीलिए घर में हम एक स्विच से पंखा और दूसरे से लाइट चला सकते हैं और एक उपकरण बंद करने से दूसरा बंद नहीं होता। बिल्कुल। चलिए इसे एक छोटे से न्यूमेरिकल से पक्का करते हैं। हाँ जरूर। मान लीजिए हमारे पास 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोध हैं। अगर हम इन्हें एक 10 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम यानी सीरीज में जोड़ दें तो कुल प्रतिरोध और कुल करंट कितना होगा? ठीक है, श्रेणी क्रम में तो कुल प्रतिरोध सीधा जुड़ जाता है, तो R टोटल होगा 2 + 3 + 5 यानी 10 ओम। एकदम सही। अब कुल करंट? कुल करंट के लिए ओम का नियम V = IR, तो I = VR टोटल, मतलब I = 10 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 10 ओम, तो करंट आएगा 1 एम्पियर। परफेक्ट। यह तो आसान था। अब अगर इन्हीं तीनों को उसी 10 वोल्ट की बैटरी से पार्श्वक्रम यानी पैरेलल में जोड़ें तो क्या होगा? यहाँ पहले हमें कुल प्रतिरोध निकालना होगा। सूत्र है 1R total = 12 + 13 + 15। इसका लघुत्तम लेना पड़ेगा जो 30 आएगा। जी, तो 1R total = 15 + 10 + 6 जो कि हुआ 21-30। पर ध्यान रहे ये 1R total का मान है, तो R total होगा 30-31 ओम। अच्छा, उल्टा करना पड़ेगा। और ये 1 से भी कम है, जो कि सबसे छोटे प्रतिरोध 2 ओम से भी कम है। बिल्कुल। अब कुल करंट निकालिए। I = VR total, यानी I = 10, 30, 31। ये बन जाएगा 10 × 31, 30, जो कि 3130, मतलब लगभग 10.33 एम्पियर आएगा। देखा आपने, संयोजन बदलते ही सर्किट का कुल प्रतिरोध और करंट कितना ज्यादा बदल गया। बिल्कुल, पार्श्वक्रम में प्रतिरोध बहुत कम हो गया और करंट बहुत ज्यादा बढ़ गया। ये अंतर बहुत साफ है। तो परीक्षा के लिए सबसे जरूरी बातें क्या हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए? देखिए, अगर इस चर्चा को समझ लिया है तो कोई भी सवाल मुश्किल नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी इन 5 चीजों पर खास ध्यान दें। पहला, ओम के नियम का कथन और उसकी शर्त। स्थिर तापमान वाली। हाँ। दूसरा, VI ग्राफ जो हमेशा एक सीधी रेखा होती है। तीसरा, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर। चौथा, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले 4 कारक। और 5वां, श्रेणी क्रम और पार्श्वक्रम के न्यूमेरिकल्स। चलिए एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। V = IR, इसे याद रखने का एक मजेदार तरीका है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, V = I × R। श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध हमेशा बढ़ता है और पार्श्वक्रम में हमेशा घटता है, और तार को खींचकर लंबा करने पर उसका प्रतिरोध तो बढ़ेगा, लेकिन प्रतिरोधकता वही रहेगी, क्योंकि पदार्थ नहीं बदला। आपने बिल्कुल सही निचोड़ निकाला है। और अब जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाती हूँ जो हमारी शुरुआती पहेली से जुड़ा है। जरूर। हमने पढ़ा कि तापमान बदलने से प्रतिरोध बदलता है। अब सोचिए, आपके कंप्यूटर या फोन के प्रोसेसर के अंदर अरबों छोटे छोटे सर्किट होते हैं जो काम करते समय बहुत गर्म हो जाते हैं। अगर उनका प्रतिरोध लगातार बदलता रहेगा तो डिवाइस तो ठीक से काम ही नहीं कर पाएगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो इंजीनियर्स इस चुनौती से कैसे निपटते होंगे? ये एक बेहतरीन सवाल है जो दिखाता है कि भौतिकी की ये नियम सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हमारी जेब में रखे फोन में भी हर पल काम कर रहे हैं। अगर ये विषय आपको स्पष्ट हो